तो क्या बात चल रही थी हमारी? कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ के नाम से शायद आपको गेम्स के बारे में याद आया हो। एक कॉमनवेल्थ गेम होते हैं हर 4 साल। 2010 में इंडिया में भी हुए थे, उससे पहले भी हुए थे, हाँ अभी भी कुछ समय पहले हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम कॉमनवेल्थ कंट्रीज के नाम पर। कॉमनवेल्थ एक संगठन है लगभग 53 नेशंस का। ये सारे वो देश हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश एम्पायर के हिस्से रहे। तो ब्रिटिश एम्पायर के जो हिस्से रहे हैं उन सारे देशों ने, हालांकि वो आजाद हो गए, लेकिन अपना एक ग्रुप बना के रखा जिसे बोला गया कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ सिर्फ आपस के मुद्दों को आपस में बैठकर सुलझाने, एक दूसरे को मोरल सपोर्ट देने के लिए एक ग्रुप बना हुआ है। बाकी ये ग्रुप कोई बहुत ज्यादा एक्टिव है और सबसे ज्यादा इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन कॉमनवेल्थ गेम। तो कॉमनवेल्थ जो है वो 53 कंट्रीज का एक ग्रुप है। ये देख लीजिए कि 53 कंट्रीज का ये ग्रुप है जो 1949 को लंदन डिक्लेरेशन, लंदन घोषणा पत्र के द्वारा ये स्थापित किया। कॉमनवेल्थ में जो 53 नेशन है, कुछ बहुत छोटे नेशन हैं, कुछ इंडिया जैसे बड़े नेशन हैं, ऑस्ट्रेलिया इसका मेंबर है कॉमनवेल्थ का। कॉमनवेल्थ के लगभग 16 कंट्रीज ऐसी हैं जो काफी छोटी हैं और जिनकी रानी अभी जो डेथ हुई है एलिजाबेथ सेकंड, वही उनकी रानी हुआ करती। ब्रिटेन में आज भी मोनार्की चलती है, राजशाही। हालांकि यहाँ की राजशाही जो है वो सिर्फ नाम के लिए है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से बोलते हैं, यानी जहां संविधान होगा, चुनाव होंगे, संविधान के हिसाब से पीएम चुना जाता है चुनाव में, और पीएम के पास सारी पावर होती है। बाकी क्वीन या किंग के पास तो बस सेरेमोनियल पावर होती है, जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास। तो कई सारे देश ऐसे हैं जहां की जो क्वीन होती है वो वही होती है जो ब्रिटेन की होती है। लेकिन कई सारे ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जिन्होंने अपनी क्वीन, ब्रिटेन की क्वीन को ऐसा नहीं माना है, जैसे इंडिया एक हो गया, लेकिन फिर भी वो कॉमनवेल्थ का मेंबर बना। उसे लगा कॉमनवेल्थ का मेंबर बने रहने से कम अलग अलग मुद्दों पर हमें सपोर्ट मिल पाएगी कॉमनवेल्थ कंट्रीज से, और कुछ ऐसे मुद्दों को हम उठा पाएंगे जो उठाने जरूरी है। जैसे जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, ये दोनों ही कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, और जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका में दोनों में ही काले और गोरे के भेदभाव का मुद्दा बेहद जोर शोर से उठा, जिसमें इंडिया ने भी आवाज दी। जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ तो कॉमनवेल्थ देशों ने इंडिया को काफी मोरल सपोर्ट दी, एक्टिव सपोर्ट तो नहीं दी, लेकिन इंडिया की सपोर्ट करी, मोरल सपोर्ट। तो समझ में आ रहा है कॉमनवेल्थ क्या है? हालांकि कॉमनवेल्थ जो है वो बेहद एक्टिव नहीं है। इसकी आखिरी जो मीटिंग हुई थी वो यूनाइटेड किंगडम में हुई थी 2018। तो इसलिए इस संगठन की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, और आखिरी मीटिंग ऐसे नहीं पूछी जाती तो वो लिखे बिना तो चलता है। आगे बढ़ते हैं। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये एक एक्टिव संगठन था, अब जिसकी फुल फॉर्म है सार्क। सॉरी, शॉर्ट फॉर्म है सार्क, फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी साउथ एशिया सहयोग क्षेत्रीय विकास के लिए, क्षेत्रीय सहयोग के लिए साउथ एशिया संगठन। ये कुछ देश, लगभग 8 देशों को मिलाकर बना हुआ है, जो इंडिया और उसके पड़ोसी। आप ये लिख लीजिए कि इसके मेंबर कौन कौन है। तो इसके मेंबर हैं इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। जितने भी इंडिया के पड़ोसी देश हैं उन सारों को मिलाकर ये साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
हेड ऑफिस इसका काठमांडू में है, नेपाल। ठीक है, हेड ऑफिस करा दिया तो अच्छी बात है। हेड ऑफिस काठमांडू में है, नेपाल, और ये बना था 1985। सार्क इंडिया और उसके साथ के दूसरे जो देश हैं, पड़ोसी देश, उनके कोऑपरेशन से ये एक ऐसा संगठन है जहां जमीन पूरी दुनिया की 3% है इनके पास, लेकिन पूरी दुनिया की आबादी का 21% इन देशों में रहता है। हालांकि ये सारे देश डेवलपिंग हैं और सारे देशों में बेहद ज्यादा क्षेत्रीय समान। सार्क जो कंट्रीज हैं या ये जो संगठन है, ये कुछ समय तो अच्छी तरीके से चला, लेकिन आज के टाइम में इसका कोई वजूद नहीं है। उसकी वजह भी यही साथ, एक तो ये ऐसे देशों का संगठन है जो बेहद अमीर है। इन सभी देशों में अगर आप बात करें इंडिया की, तो 70% एरिया और 70% से ज्यादा आबादी सिर्फ इंडिया की, बाकी सारे 30%। और अगर इसमें से भी आप इंडिया पाकिस्तान की बात कर लें तो 80% हो जाते। बाकी सारे देश मालदीव, भूटान, नेपाल, इनकी अफगानिस्तान, इनकी कोई खास नहीं। तो क्योंकि ये अनइक्वल है, एक तो ये वाली बात, दूसरा सभी देश ऐसे हैं जिनका आपस में किसी न किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट रहा या इंटरनल टर्ब्यूलेंस। इंटरनल टर्ब्यूलेंस मतलब आंतरिक उथल-पुथल। अफगानिस्तान इनमें से एक है। अब अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा आगे उथल-पुथल वाला देश, यहाँ कभी तालिबान आ जाता है, कभी इंडिया और पाकिस्तान जो इसके दो सबसे बड़े मेंबर हैं, वही हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो इस वजह से इन दोनों जो देश हैं, ये जो कंट्रीज हैं सार्क की, इनके बीच में सहयोग बेहद कम रहा और सार्क का भी वजूद आज के टाइम में कोई खास नहीं। सार्क की आखिरी जो बैठक होनी थी, वो बैठक होनी थी अफगानिस्तान में और 2016, लेकिन उस बैठक को, सॉरी इस्लामाबाद पाकिस्तान, लेकिन उस बैठक को बाइकआउट कर दिया गया इंडिया के द्वारा। पाकिस्तान जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है इस जिसके बाद कई सारे और लोगों ने भी इस बैठक को बाइकआउट कर दिया और उसके बाद सार्क की कभी नहीं बैठी। तो इस वजह से सार्क का जो भविष्य है वो कुछ ज्यादा ही अंधेरे है। चलिए सार्क के अलावा आगे बात करते हैं बीमस्टेक। इस संगठन को इंडिया के इनिशिएटिव पर तैयार किया गया सार्क की जरूरत को पूरा करने, जो सार्क की कमी है उस कमी की भरपाई। बीमस्टेक इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, फुल फॉर्म कह लीजिए या फिर इसका आप नाम कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब होता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यहां पर थोड़ी ई आएगा। 1997 में बना था और हेड ऑफिस है इसका ढाका, बांग्लादेश। बीमस्टेक के मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया की पड़ोसी देश, लेकिन जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी को टच है। अब जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव ये इसके मेंबर नहीं है, वो बंगाल की खाड़ी है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। हालांकि भूटान और नेपाल को लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, ये बंगाल की खाड़ी को टच नहीं करते, लेकिन इन्हें इसमें शामिल किया गया।
बीमस्टेक इंडिया के इनिशिएटिव पे बनाया जरूर गया, लेकिन इसकी भी कोई खास प्रोग्रेस नहीं। 2016 में इसका आखिरी सम्मेलन हुआ था गोवा में। ये ब्रिक्स और बीमस्टेक दोनों का मिलाकर सम्मेलन किया गया। हालांकि कुछ इसमें भी खास प्रोग्रेस नहीं, लेकिन अक्सर इनमें से किसी भी चीज के बारे में सवाल बन जाता है, इनमें से किसी भी चीज के बारे में पूछ लिया। इंडिया और ईस्ट, यानी कि अगर आप बात करें ईस्ट एशिया, इनमें कई सारे संगठन बने हुए हैं। ये एक पॉलिसी शुरू की गई थी मनमोहन सिंह के टाइम में, जिसे बोला गया था लुक ईस्ट पॉलिसी, अंतरराष्ट्रीय संबंध। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब है वेस्ट की तरफ यानी यूरोप और अमेरिका की तरफ ज्यादा फोकस करने की बजाय अपने संबंधों को हम आगे बढ़ाएं इधर ईस्ट की तरफ, जापान, कोरिया, चाइना, या ये कई सारे जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्री हैं उन देशों। इस पॉलिसी को और आगे बढ़ाते हुए एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया गया फिर ये नरेंद्र मोदी की सरकार, और हमने ये संबंध अपने काफी ज्यादा बढ़ाए आसियान कंट्रीज। ये एक ग्रुप है आसियान, और जो काफी फेमस है। इस ग्रुप में कुल मिलाकर 10 मेंबर कौन है? मेंबर का नाम सबसे पहले हुआ आसियान में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, ब्रूनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो ये पूरे जो देश हैं ये इधर की तरफ ही आसियान कंट्रीज के हैं। अगर आपको ये वाला देश दिखाई दे रहा है तो ये वियतनाम दिखाई दे रहा है, ये आपका थाईलैंड है, इधर कंबोडिया है, ये ऊपर लाओस। इसमें शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, ये ऊपर रहता है। ये जो पूरा ग्रीन है वो काफी बड़े एरिया में है, ये इंडोनेशिया है, और ये जो येलो एरिया में छोटा सा पार्ट है ये मलेशिया। यहीं पर ये फिलीपींस है, और यहाँ पे छोटा सा आइलैंड है जिसे ब्रूनेई बोला जाता है। ये सारे देश साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं और जिनका आपस में कल्चरल और इकोनॉमिकल टाइप्स। आसियान जो कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, यानी इंडिया ने उनके साथ एग्रीमेंट किया अपने व्यापार को बढ़ाने। आसियान देशों के साथ इंडिया के जो टाइप्स थे 1992 में वो शुरू हुए, और 2 में वो शुरू हुए, और 2017 में इसके 25 साल हुए। और इसे सेलिब्रेट करने के लिए 2018 में, अगर आपको याद हो, हमारे रिपब्लिक डे पे पूरे आसियान के 10 कंट्रीज के नेशन हेड ऑफ नेशन को रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट हो याद है। वैसे तो होता क्या है, यूजली एक देश के जो हेड होते हैं वो रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किए जाते हैं। 2018 में 26 जनवरी की जो रिपब्लिक डे परेड थी उसमें पूरे आसियान कंट्रीज के हेड ऑफ नेशन वो चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किए। आसियान की बेहद ज्यादा वैल्यू है। आसियान के दूसरे देशों के संबंध, क्योंकि ये पूरे 10 देशों का ग्रुप मिलाकर काफी ज्यादा वैल्यू है। दूसरे देशों के साथ संबंध भी अक्सर काफी इसके इम्पोर्टेंट रहे हैं, और आसियान और दूसरे देशों को मिला
एक नाम है आसियान +3। आसियान +3 ये आसियान कंट्री प्लस 3 कंट्रीज का ग्रुप है जो है चाइना, जापान और साउथ कोरिया। इसके अलावा आसियान +6 एक और ग्रुप है, इसे अगर बढ़ा दिया जाए तो आसियान +6। इसमें ये तो कंट्री नहीं, आसियान प्लस चाइना, जापान और साउथ कोरिया प्लस इसमें 3 और कंट्री जुड़ जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया। ये आसियान +6 जो होता है इसकी बैटरी होती है जिसे बोला जाता है ईस्ट एशिया समूह। तो कभी भी आपको अगर ये टॉपिक सुनने में आता है ईस्ट एशिया तो ईस्ट एशिया समिट के बारे में सुनने में आए तो यानी एक बैठक है इन 16 देशों जिसमें आसियान कंट्री होती है और प्लस ये जो 6 अलग देश हैं इनकी बैठक। आसियान देश इंडिया के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ट्रेड को बढ़ाने के लिए ये अधिकतर ग्रुप बनाए जाते हैं और आसियान +6 जिसमें इंडिया भी एक है तो बाकी 15 देशों के साथ ट्रेड बढ़ाना वो इंडिया के लिए बेहद चाहिए। दूसरा नेविगेशन यानी पूरा ये जो ईस्ट इलाका है ये इलाका बहुत ज्यादा बिजी एक आप कह सकते हैं सी रूट वाला इलाका। इस इलाके में अगर नेविगेशन आपका आसान हो तो आप ट्रेड को अपना काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, यानी अगर आपको इस इलाके में आसानी से एक्सेस मिल सके। इंडिया ने काफी कोशिश करी, आसियान के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ यानी एक मुक्त व्यापार समझौता कि आप हमारे गुड्स पर टैक्स मत लगाइए, हम आपके गुड्स पर लगाएंगे। इसके अलावा एक और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था आसियान +6 इन सारे 16 देशों के जिसे बोला गया RCEP। ये कुछ समय पहले काफी न्यूज में था RCEP, कुछ समय पहले मतलब कुछ साल। इसकी फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। जो आसियान +6 यानी 16 देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन इससे पहले ये एग्रीमेंट होता ये न्यूज में इसलिए था कि इंडिया को इससे अलग कर। इस बात पर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है क्या वो फेल है क्योंकि रिसेप्ट से इंडिया को अलग कर। हालांकि उसकी क्या वजह नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन ये है कि इंडिया रिसेप्ट का मेंबर है। तो आसियान कंट्री के बारे में आपको पता चला। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं ऐसे संगठन के बारे में जिसके बारे में अपनी हाल ही में खबरों में बात किया SCO।
सुना आपने इसके बारे में? अखबार पढ़ते हैं आप? न्यूज़ देखते हैं? फिर भी नहीं सुना? कोई तो बात मानी आपने। तो अखबार में फिर पढ़ते क्या है? खैर संपादकीय पढ़ना तो जरूरी है, इससे एक तो आपकी हिंदी लिटरेचर भी इम्प्रूव होगी, आपको काफ़ी बातों पर अपने विचार कैसे रखने हैं ये भी पता चलेगा। क्योंकि जब रिटन एग्जाम देना होता है, मान लीजिए आपने भी निकाल दिया, लेकिन उसका क्या फायदा होगा अगर रिटन नहीं निकाल पाए। और रिटन में यही होता है कि आप किस तरीके से अपनी बात को स्ट्रॉन्गली रख सकें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन कर सकें। जितना ज़्यादा आपको ये आएगा कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करना, भले ही आपके पास दिमाग में कहीं से 2-3 फैक्ट आता है, आप पूरा उससे आंसर नहीं। तो ये संपादकीय पढ़ना जरूरी है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय पढ़ना भी जरूरी है, थोड़ा बहुत अंतर्राष्ट्रीय में ये एससीओ भी अंतर्राष्ट्रीय में ही आया होगा, तो फिर भी नहीं पढ़ा। अच्छा, मोदी जी अभी भी बाहर गए थे विदेश, कहाँ गए थे? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये वही है एससीओ। तो चलिए इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, एससीओ मतलब संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2001 में इसकी स्थापना हुई संघाई में, चाइना में, इसलिए इसका नाम है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका हेड ऑफिस बीजिंग में है, चाइना में। इसके मेंबर कौन थे? शुरुआत में इसके मेंबर थे सारी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। अगर आप जानते हो कि यहाँ पर तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज ये सारे पहले सोवियत रशिया का हिस्सा थे, सोवियत संघ का हिस्सा थे, लेकिन 1991 में जब ये सोवियत संघ टूटा तो ये अलग थे। वैसे भी सोवियत संघ कल्चरली भी इनसे अलग था, ये मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है और सोवियत संघ में अधिकतर जो पॉपुलेशन थी वो क्रिश्चियन। हालांकि सोवियत संघ एक धर्महीन सेक्युलर कंट्री थी। सेक्युलर का मतलब ये नहीं कि वो सभी धर्मों को बराबर इज्जत देते थे, वो किसी धर्म को ही नहीं मानते, वो धर्म नाम की चीज को ही नहीं मानते थे। लेकिन फिर भी उसमें कुछ ईस्ट यूरोप की कंट्रीज थी जो जहाँ क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा थी, और ये सारे जिनमें कौन कौन से देश आते हैं उनका नाम है उज्बेकिस्तान। इसे आप देख लीजिए, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान और चाइना। उज्बेकिस्तान इसका शुरुआत में मेंबर नहीं था, उज्बेकिस्तान बाद में मेंबर बना, और इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर अब बन चुके हैं, पहले वो इसके मेंबर नहीं। तो अब इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर हैं। तो इंडिया को इसका मेंबर बनना पड़ा क्योंकि उसे सेंट्रल एशियन कंट्री से काफी फायदा है। ये जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान देश हैं, इनसे इंडिया को फायदे ये हैं कि एक तो इनके पास नेचुरल रिसोर्स हैं जिनका यूज इंडिया कर सकता है, दूसरा यहाँ से कई सारे लैंड रूट्स जा सकते हैं जिससे इंडिया यूरोप से और रशिया से और ज्यादा व्यापार करता है। लेकिन अब दिक्कत क्या होती है कि चाइना, वैसे भी चाइना ने इसको किया एससीओ, चाइना का जो संबंध है, चाहे वो अफ्रीका की बात की जाए, अफ्रीकी कंट्रीज के साथ
साथ, एशियन कंट्री के साथ, वो इंडिया के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छा। चाइना ने इन सारे देशों को, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इन्हें बेहद ज्यादा बड़ी तादाद में लोन दिया, यहाँ पर निवेश किया। इंडिया तो चाइना के सामने इस मामले में अब उसने शुरुआत कर दी। इस वजह से इंडिया के संबंध इन सारे देशों से चाइना के मुकाबले अभी काफी ज्यादा शुरुआती अवस्था। चाइना काफी आगे, चाइना ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में देशों को लोन देकर, निवेश कर किसी भी तरीके से इंडिया के मुकाबले कहीं ज्यादा आगे है। वो चाइना ने अपनी पॉलिसी भी बना रखी है जिसे बोला जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसके बारे में काफी न्यूज में आता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला। चाइना ये कोशिश करता है और कर रहा है, उसमें काफी हद तक कामयाब भी है कि इंडिया के चारों तरफ उसके ऐसे बेसिस हो, बंदरगाह हो, जहां से अगर भविष्य में कोई युद्ध हो तो इंडिया को आसानी से घेरा जा सके। और जैसे बांग्लादेश में उसका निवेश है, बांग्लादेश में उसका एक पोर्ट पर कंट्रोल है, उसी तरीके से श्रीलंका में पोर्ट पे कंट्रोल है, मालदीव्स पर उसका पोर्ट पर कंट्रोल है। ऐसे उसने कई सारे वो पोर्ट्स पर उसने अपना कंट्रोल कर रखा है। और पाकिस्तान में तो आपने सुना होगा ग्वादर बंदरगाह के बारे में। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो एक थ्योरी है जिसे अधिकतर यूट्यूबर्स बताते भी हैं, वो काफी सही और कंप्लीट होती है। चलिए खैर वो एक अलग बात है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एससीओ से आगे बढ़कर ब्रिक्स के बारे में। इसके बारे में शायद मैंने आपको पहले भी बताया था। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है इन 5 देशों, पहला वाला इसमें 4 देश थे, उसके बाद ये 5वां बाद में है। ब्रिक्स नाम से ही ये सारे देशों के बारे में पता चलता है, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स देशों की शुरुआत 2001 में हुई और ब्रिक्स देशों का जो हेड ऑफिस है तो ब्रिक्स में बहुत सारे देश हैं जो इस समय तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। ब्रिक्स ने अपना एक नया बैंक शुरू किया जिसे बोला जाता है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। जब मैंने इकोनॉमिक्स के पार्ट में आपको अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में बताया था तो इसके बारे में एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका जो हेड ऑफिस है वो है बीजिंग, सॉरी संघाई चाइना। ब्रिक्स की तरह एक और संगठन है जो 3 देशों से मिलकर बना है, IBSA, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा, वो गए ब्राजील जहां पर इसकी स्थापना की गई, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन। लेकिन इसके कोई ज्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आए। ब्रिक्स आज भी जितना सक्सेसफुल ग्रुप है, IBSA उतना ही अनसक्सेसफुल ग्रुप है। इसके आज तक सिर्फ 5 ही समिट हुए हैं, 2011, उसके बाद इसका कोई 6ठा समिट हुआ है। तो ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ IBSA। ब्रिक्स वो काफी ज्यादा। अब ब्रिक्स जैसे मैंने आपको बताया एक एग्जांपल है, जैसे आप कह सकते हो कि साउथ कॉर्पोरेशन यानी डेवलपिंग कंट्रीज, कुछ नॉन कॉर्पोरेशन के ऐसे एग्जांपल होते हैं, जैसे एक जिसे हम बोलते हैं G7 ग्रुप ऑफ G7
बड़ी जो इकोनॉमीज है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, उनका ये ग्रुप है G7। हालांकि आज के टाइम में ऐसा आप नहीं कह सकते क्योंकि चाइना इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। हालांकि इंडिया और चाइना वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, चाइना दूसरे नंबर की, इंडिया पांचवें। लेकिन जब ये बना था उस समय जो बड़ी इकोनॉमीज थी वो मिलाकर ये G8 ग्रुप बना। बाद में रशिया को इससे अलग कर दिया गया तो ये G7 ग्रुप की आज भी मीटिंग होती है और ये काफी सक्सेसफुल ग्रुप है, दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देता है। इसके मेंबर कौन कौन है ये लिख लीजिए। इसके मेंबर हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएस मतलब अमेरिका, कनाडा और रशिया। लेकिन ये 8 देश हो गए क्योंकि शुरुआत में ये G8 हुआ करता था। 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पर हमला किया और क्रीमिया को अपने में मिला लिया तो रशिया को इन देशों ने अलग कर दिया अपने ग्रुप से और तब से ये G7 कंट्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसी कंट्रीज के बारे में जो मिडिल ईस्ट की कंट्री ग्रुप, जैसे मैंने पहले भी बताया मिडिल ईस्ट क्या है। मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह है वेस्ट एशिया में जहां पर अधिकतर कंट्रीज मुस्लिम बाहुल्य है। ये शब्द जो है वो ब्रिटेन ने दिया क्योंकि वो ईस्ट यूरोप को नियर ईस्ट कहता था और इंडिया चाइना को फार ईस्ट। वो दोनों ईस्ट के बीच में पड़ता था इसलिए मिडिल ईस्ट था। मिडिल ईस्ट में कई सारे देश हैं। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब है, मिडिल ईस्ट में ओमान है, यमन है, दुबई है, दुबई से मेरा मतलब यूएई, बहरीन है, कतर है, इराक, ईरान, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजराइल, हालांकि वो मुस्लिम बाहुल्य देश नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन, ये सारे देश मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट की कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे GCC, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। 1981 में ये बनी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। इसमें लगभग सारी गल्फ कंट्रीज आती हैं इराक में। अब ये गल्फ कंट्रीज कौन सी? इन्हें खाड़ी देश भी बोला जाता है। ये सारे जो खाड़ी देश होते हैं ये अपने ऑयल के प्रोडक्शन के लिए बड़े हैं। इराक इसमें नहीं आता है, मतलब इराक गल्फ कंट्रीज है लेकिन गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का हिस्सा नहीं। बाकी इसमें कौन कौन से हिस्से आते हैं? जो भी ये फारस की खाड़ी में पास पड़ते हैं, जैसे इसके मेंबर हैं सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, कतर, और बहरीन और यूएई। आपके पास एटलस है, आप इसको देख सकते हैं। ये गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल या ये खाड़ी देश काउंसिल। अगर ध्यान से देखें इस वाले ग्लोब में तो ये जो इलाका दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है फारस के खाड़ी। इधर देखो, ये जो इलाका दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है फारस के खाड़ी। ये सऊदी अरब है और ये है ओमान। इसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे देश हैं। कुवैत एक छोटा सा देश है, बहरीन तो एक बहुत छोटा सा देश है और किंगडम है, उसमें आज भी राजा होता है।
इसके अलावा यूएई भी एक आप कह सकते हैं किंगडम द ग्रुप। यूएई में मोनार्की है, यूएई 7 सल्तनत से मिला हुआ था। हाँ, शेख तो खैर हर जगह होते हैं यहाँ पर मिडिल ईस्ट में, लेकिन यूएई में क्या है कि वो 7 यूनाइटेड अरब अमीरात, अमीरात का मतलब होता है रियासत, जैसे हमारे यहाँ रियासत, तो 7 रियासतों का वो ग्रुप है यूएई। और हर एक रियासत का जो राजा होता है वो बारी बारी कर यूएई का हेड होता है। इस साल एक रियासत का जो रियासतदार होगा वो हेड होगा, अगले साल दूसरे रियासत। तो इस तरीके से ये गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल जो है ये एक ग्रुप बना हुआ है जो आपस में एक दूसरे के सहयोग, लेकिन आपस में एक दूसरे के सहयोग की बजाय ये सारे जो देश हैं, यहाँ पर एक छोटा सा देश है कतर, इनके बीच में बड़ा बदलाव। उसकी कई सारी वजह हैं। एक तो एक यहाँ पर चैनल है कतर में जिसे बोला जाता है अल जजीरा, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा न्यूज चैनल। बाकी सारे देश ये कहते हैं कि ये अल जजीरा जो है ये टेररिज्म को और बढ़ावा देता है। इसके अलावा इजिप्ट में एक संगठन था जिसका नाम था मुस्लिम ब्रदरहुड। जब वहां पर तख्ता पलट हुआ था, इसके लिए आपको पूरी समझानी पड़ेगी। अभी कुछ समय पहले इन मिडिल ईस्ट में अरब देशों में एक क्रांति की शुरुआत जिसे बोला गया जैस्मीन रेवोल्यूशन। क्या बोला गया? जैस्मीन का मतलब वहां पर एक फूलों से था। दरअसल एक और नॉर्थ अफ्रीका में एक देश है ट्यूनीशिया, ये भी अरब कंट्री है, उसी से मिलती जुलती है बाकी अरब देशों से। और ट्यूनीशिया जो है वो थोड़ी डेवलप्ड कंट्रीज है, इनके मुकाबले थोड़ी फ्रीडम वहाँ ज़्यादा है, लेकिन है वो मुस्लिम कंट्री और है वहाँ पर भी एक राजशाही का मतलब मोनार्की। इन अधिकतर देशों में ही मोनार्की है। अब ट्यूनीशिया की आवाम ने यानी वहाँ की जनता ने वहाँ पर विद्रोह किया, वहाँ पर वो सड़कों पे इकट्ठा होते जैस्मीन के फूल लेकर, और जब वो वहाँ से जाते तो फूल को सड़कों पे छोड़ जाते, तो वहाँ पर पूरी सड़कें जैस्मीन के फूलों से ढक जाती। इसलिए उस क्रांति का नाम दिया गया जैस्मीन रेवोल्यूशन। आज से लगभग 10-12 साल पहले की बात। उसके बाद ये लगभग पारसी आ गई, हर एक अरब देशों में डेमोक्रेसी को लेकर आंदोलन। पास में ही एक देश है लीबिया, वहाँ पर एक कर्नल था जिसकी 40 साल से वहाँ पर सरकार चल रही थी, कोई इलेक्शन नहीं होते थे, उसकी एक वो आर्मी का कर्नल था और उसकी अपनी वो चलती डिक्टेटर मोहम्मद गद्दाफी के खिलाफ विद्रोह हुआ लीबिया में। कुछ उसके सपोर्ट थे, उन्होंने कोशिश करी लेकिन पब्लिक की ताकत ज़्यादा थी और आखिर में ये हुआ मोहम्मद गद्दाफी को उसके महल से निकालकर पब्लिक ने, जिसने 40 साल वहाँ पर राज चलाया और अपनी मतलब एक तानाशाही चलाई, उसके बारे में कोई पूरा बोल नहीं सकता। उसके ठीक बराबर में पड़ता है इजिप्ट। इजिप्ट में एक सरकार थी होस्नी मुबारक। होस्नी मुबारक ने 30-35 साल से वहाँ सरकार चला रहा था, इलेक्शन करवाता था, लेकिन इलेक्शन नाम के होते थे, जीतता पूछता सबको पहले। उसके खिलाफ ये संगठन शुरू हुआ जिसे बोला गया मुस्लिम ब्रदरहुड, और उसने वहाँ पर आवाज उठानी शुरू करी और वहाँ पर आंदोलन। होस्नी मुबारक ने सेना को आदेश दिया गोली चलाने का, लेकिन सेना ने गोली चलाने से मना कर दी, वो भी प्रदर्शनकारियों के साथ मिल गई। उसने ये तो नहीं कि तख्ता पलट गया हो, लेकिन उसने आदेश मानने से मना किया और आखिर में होस्नी मुबारक को इस्तीफा देना पड़ा और उसे वहीं की कोर्ट में फिर जेल में डाला। हाँ, मुस्लिम ब्रदरहुड की सरकार आई, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड वो एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन था और आखिर में ये हुआ कि मुस्लिम ब्रदरहुड की सरकार के खिलाफ विद्रोह हुए। आज भी वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है इजिप्ट। यही यमन में शुरू हुआ और यही सीरिया में एक राष्ट्रपति है बशर अल-असद। सीरिया में जब बशर अल-असद के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए तो पूरा देश दो हिस्सों में बढ़ गया, एक उसके सपोर्ट में, एक उसके खिलाफ। और आज 10 साल हो गए होंगे आज भी वहाँ पर। फिर बीच में वहाँ इस्लामिक स्टेट की भी एंट्री हुई, जो आपने ISIS के बारे में सुना होगा, और इधर इस्लामिक स्टेट, इधर तुर्की
हर कोई मतलब लड़ने के लिए एक टीम बना रखी है और पता ही नहीं चलता कितने यहाँ पे पार्टी लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ। एक पूरी तरीके से वॉर बना रहता है। आपको मैं बता रहा हूँ कि इंडिया तो बहुत सही कंडीशन में है। जिन लोगों को ये लगता है कि इंडिया एक बहुत उसमें है, मतलब यहाँ पर सुरक्षा नहीं है, कुछ लोगों ने ये कहा भी था। मिडिल ईस्ट एक ऐसा देश है, मतलब एक ऐसी जगह है जो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं अशांत और बर्दाश्त। सीरिया की बात कर लीजिए, जॉर्डन की बात कर लीजिए, लेबनान की बात कर लीजिए, जहाँ पर आपको याद हो लेबनान वो देश है, कुछ समय पहले वहाँ के एक बंदरगाह पर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। ये न्यूज में बहुत आया था। वो विस्फोट दरअसल वहाँ के गोडाउन में कुछ एक केमिकल रखा हुआ था बहुत बड़े स्टोर में, जिसमें वो ब्लास्ट हुआ। आर्थिक तौर से वो काफी ज्यादा छोटा सा देश है, लेकिन काफी ज्यादा वीक है। और ओमान फिर भी ठीक है। यमन में भी ज्यादा विद्रोह चलता रहता है हमेशा हमारा। नहीं, कतर जाते हैं, कतर में ऐसा नहीं है, वो एक अमीर देश है। कुवैत जाते हैं, कुवैत में ऐसा नहीं है, वो अमीर देश है। दुबई यानी यूएई जाते हैं, वो एक अमीर देश है। सऊदी अरब जाते हैं, ये देश सही है, मतलब है तो मिडिल ईस्ट में। यहाँ पर लेकिन एक स्टेबल गवर्नमेंट है अभी तक, आगे कुछ नहीं पता। यहाँ पर लोगों के पास पैसा बहुत है, तो जब उनके पास पैसा है तो उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंसान की पहली जरूरत पैसा है। सरकार कैसे चल रही है वो चल रही है, हमें वोट डालने का अधिकार है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। तो इन देशों में पैसा अच्छा है, इन देशों में राजनीतिक स्थिरता है इस समय तो, इस वजह से यहाँ पर अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारे वो देश थे जो या तो ज़्यादा अच्छे ये विकास नहीं था यहाँ पर, या जहाँ पर तानाशाही देश ज़्यादा और राजनीतिक स्थिरता वहाँ पर। तो ऐसा इन देशों में, और मिडिल ईस्ट में जो देश है पता नहीं वहाँ पे कल को क्या होता है, ये भी नहीं कह सकते। अभी तक इन देशों में ऐसे नहीं। अब ईरान में आजकल बड़ा विवाद चल रहा है। ईरान में हिजाब के को लेकर बड़े सख्त कानून है। एक लड़की को वहां पर गिरफ्तार किया गया जो अपने रिश्तेदारों से मिलने गई बिना हिजाब, उसे पुलिस हिरासत में रखा गया। पुलिस हिरासत में क्या हुआ, लेकिन 2 दिन बाद उसकी डेथ। इस बात को लेकर वहां पर बड़ा विरोध चल रहा है। लोग बात वहाँ हिजाब के खिलाफ नहीं की, जो लेडीज हैं वो हिजाब के खिलाफ आ रही है, अपनी वीडियो बनाकर हिजाब जलाते हुए वो पोस्ट कर रही है और सड़कों पर यहाँ पर व्हाइट वेडनेसडे नाम से कुछ समय पहले हैशटैग चला था, मतलब वो पॉपुलर हो जाते हैं ना हैशटैग, तो व्हाइट वेडनेसडे के नाम से चला था। उसमें लेडी हिजाब उतारकर उसे जलाते हुए दिखाती थी और जिसे वो व्हाइट वेडनेसडे का नाम। तो ऐसा ईरान में आज के टाइम में दिक्कत चल रही है। ईरान भी काफी अनस्टेबल कंट्री है, हालांकि पावरफुल देश है लेकिन अनस्टेबल। ईरान और सऊदी अरब आपस में बड़े दुश्मन है, क्योंकि ईरान एक शिया बहुल कंट्री है। शिया 2 सेक्ट होते हैं ना मुस्लिम में, शिया और सुन्नी। अधिकतर देश सुन्नी बहुल है और सऊदी अरब भी सुन्नी बहुल है, लेकिन ईरान एक शिया बहुल है। कतर एक शिया बहुल कंट्री है और सऊदी अरब और बाकी ये जो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के देश हैं वो कतर के विरोध में आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि कतर जो है वो ईरान को सपोर्ट। तो इस चीज को लेकर मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा उथल पुथल मची है। तो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल क्या होती है ये समझ में आया 1981 में, और इसके मेंबर कौन कौन से हैं? इसके मेंबर अभी जो मैंने आपको बताया ये सारे इसके मेंबर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर और ओमान। चलिए आगे बढ़ते हैं ओआईसी के बारे में। और ये वो वाला ओआईसी नहीं है जो बोलते हैं ओआईसी, ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन OIC, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और इसका जो हेड ऑफिस है वो है जेद्दा, सऊदी अरब। जेद्दा वहाँ का एक शहर है सऊदी अरब में, वहाँ इसका हेड ऑफिस। इसके मेंबर लिखने की जरूरत नहीं है, 57 मेंबर हैं इसके। तो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो सारी इसकी मेंबर। इस्लामिक देशों का सबसे बड़ा संगठन है ये, और दुनिया भर में कहीं पर भी इस्लामिक या इस्लाम के खिलाफ कोई बात होती है तो OIC उसके खिलाफ आवाज उठाता है उस बात। जैसे कश्मीर को लेकर भी OIC ने इंडिया की पॉलिसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिए थे, और भी ऐसे कई सारे स्टेटमेंट हैं या कई सारी बातें हैं जो OIC इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के लिए, या जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम के खिलाफ कोई बात हो रही है तो उसके अगेंस्ट ये मीटिंग। OIC में इंडिया को जगह नहीं दी गई है, हालांकि इंडिया दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। यानी दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया, वो वैसे भी दुनिया का चौथा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। यानी अमेरिका तीसरा, और उसके बाद इंडोनेशिया का नंबर आता है। लगभग यहाँ पर 25-26 करोड़ की आबादी, अमेरिका में 35 करोड़ की आबादी है तीसरे नंबर पर, उसके बाद इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया में मैक्सिमम 95% के करीब वो मुस्लिम हैं, तो वहाँ पर लगभग सभी मुस्लिम हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया। लेकिन इंडिया में लगभग 15% मुस्लिम हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, और इस हिसाब से इंडिया में लगभग 18 करोड़ मुस्लिम बैठते हैं, यानी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। लेकिन इंडिया को OIC में जगह नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें अरब लीग। अरब लीग ये अरब देशों का सबसे पुराना संगठन है जो 1945 में बना, और इसका हेडक्वार्टर है काहिरा